आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे सवालों की जो मेरी पिछले 25 साल की लेसिक प्रैक्टिस में अक्सर लोगों ने पूछा है और ये अक्सर ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसमें से सबसे अहम सवाल जो मुझसे लोग पूछते हैं, सर डॉक्टर साहब क्या लेसिक सेफ है, मेरी आंख खराब तो नहीं हो जाएगी? मैं बता दूं, हमने हज़ारों की संख्या में लेसिक किए हैं और इतने सालों से 25 सालों से करते आ रहे हैं। लेसिक एक बहुत ही सेफ टेक्निक है, लेकिन मेडिकल लाइन में कोई भी चीज़ 100% नहीं कही जाती। उसको बेशक हम 99% कहें, 99.5% कहें, ऑलमोस्ट 100% कहें, लेकिन इट इज़ अ वेरी सेफ टेक्निक। इसका मतलब अगर 100% नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी हो सकती है ना कहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो डॉक्टर साहब फिर क्या प्रॉब्लम आ सकती है? वेल, हमें दो किस्म की प्रॉब्लम आती हैं। एक सर्जिकल प्रॉब्लम कि लेज़र के टाइम पे कोई परेशानी हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए। सर्जिकल प्रॉब्लम आज की डेट में लगभग ख़त्म है। इन्फेक्शन का रिस्क होता है, लेकिन आज की डेट में जो मॉडर्न टेक्निक्स और स्टरलाइजेशन है, मैंने तो पिछले एक डिकेड से कोई इन्फेक्शन नहीं देखी। लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन नहीं हो सकती, लेकिन वेरी रेयर। तो फिर हमें किस चीज़ से परेशानी है? हमें परेशानी है कि हम नंबर को ज़ीरो टारगेट करते हैं। पेशेंट भी उम्मीद करता है कि मेरा नंबर ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन जब हम लेज़र को चलाते हैं आँख के ऊपर, वो तो कंप्यूटर कंट्रोल्ड है। आपने 6 नंबर फीड किया, लेज़र ने 6 चला दिया। लेकिन जब बॉडी ने हीलिंग की तो हीलिंग के साथ 19-20 वेरिएशन ऊपर नीचे हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द हीलिंग रिस्पॉन्स। अगर हीलिंग रिस्पॉन्स किसी का नॉर्मल है तो नंबर सेटल 0 पे हो जाएगा। अगर हीलिंग रिस्पॉन्स ज़्यादा तो हो सकता है चौथाई इधर हो जाए, हीलिंग रिस्पॉन्स कम है तो चौथाई उधर हो जाए। इसलिए हम कहते हैं कि हम 0 टारगेट करेंगे। गुड 99% चांस है कि नंबर 0 ही होगा, लेकिन फिर भी हम आपको 0 लेवल प्रॉमिस करते हैं। वेल, कभी किसी की वेरिएशन 19-20 ज़्यादा हो जाए और वो खुश नहीं है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, 3 महीने वेट करेंगे, और अगर डिफरेंस है और आप उस डिफरेंस से कंफर्टेबल नहीं हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं लेज़र इन्हांसमेंट, कि थोड़ा सा लेज़र करके वो जो 19-20 नंबर है उसको भी हम लेज़र से ख़त्म कर सकते हैं। ये अक्सर सारे सेंटर्स करते हैं और आमतौर पे ये फैसिलिटी सारे सेंटर्स कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि एक आध कोई ऐसा पेशेंट निकल आए जिसका नंबर एग्जैक्ट 0 नहीं हुआ तो वो परेशान क्यों जाए, क्योंकि लेज़र मशीन तो हमारे पास पड़ी है। जितना टाइम हमें आपको समझाने में लगेगा उससे 1/10 टाइम लेज़र करके उस नंबर को ख़त्म करने में लगेगा। ठीक है, इसलिए लेज़र टेक्नोलॉजी बहुत एक्यूरेट और सेफ है और ऑलमोस्ट रिस्क फ्री है। रिसेंटली हमने ट्रेंड देखा है कि बहुत सारी जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें वो कहते हैं कि चश्मा नहीं होना चाहिए। पुलिस की नौकरी, नेवी, एयरफोर्स, रेलवेज, मेट्रो और ये आर्मी। तो यंग जनरेशन वो बहुत सोच रही है कि मैं बड़ा होऊंगा तो मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं नेवी में जाऊंगा, और सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है और लास्ट स्टेज आती है मेडिकल की, और फिर इसको पता लगता है अरे मेरे तो चश्मा लगा है और मैं मेडिकल में क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो जो हमारे पास आके पूछा है कि डॉक्टर साहब अगर मैं लेज़र कर दूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मेरा मेडिकल क्लियर हो जाएगा? तो उसमें 2-3 अहम बातें जाननी ज़रूरी हैं। एक, हम लेज़र से उसको कहते हैं तेरा नंबर 0 हो जाएगा, लेकिन फिर हम कहते हैं कि 0 लेवल हो सकता है 19-20 ऊपर नीचे हो जाए, जो रेयर है, हार्डली 1-2% चांस है। लेकिन अगर ऐसा है तो हम किसी लेटर स्टेज पे उस चौथाई नंबर को भी इधर उधर को भी ठीक करके 0 कर देते हैं, इसलिए नंबर तो हट जाएगा। अब उनको ये रहता है कि डॉक्टर साहब नंबर हटा रहे हो, लेकिन क्या मेरा ये लेज़र कोई डिटेक्ट कर सकता है?
क्या ये तो नहीं कि कल मैं लेज़र करा के चले जाऊं और मैं वैसे पास हो जाऊं, लेकिन डॉक्टर कह दे कि तुम्हारा तो लेज़र हुआ है, तुम रिजेक्ट हो गए। तो अब कई डिसिप्लिन या कई लोग ऐसे हैं जो लेज़र एक्सेप्ट करते हैं। आर्मी लेज़र एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो कहता है कि लेज़र अगर आपका नंबर 0 है तो हम ये चाहते हैं कि आपका नंबर लेज़र करने के बाद 6 महीने तक 0 रहा हो, तो हमें तसल्ली है कि यस अब आपका नंबर 0 ही है। कुछ लोग कहते हैं कि यार कोई निशान ना दिख जाए, तो निशान कभी कभी एक बहुत फेंट लाइन आती है कॉर्निया के ऊपर, वो भी बहुत रेयर कि वो लाइन नज़र आती है। तो अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल ही लाइन नज़र ना आए तो हम जिसको हम कहते हैं सरफेस एब्लेशन वो कर देते हैं। लेकिन अगर बहुत फेंट लाइन जो कि किसी को नज़र नहीं आती वो एक्सेप्टेबल है, तो लेसिक या फ्लैप उठा के करने वाला बेटर टेक्निक है, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो फिर भी मुझसे जब पूछते हैं कि डॉक्टर साहब सरफेस एब्लेशन या फ्लैप उठा के टेक्निक, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि फ्लैप उठा के ही करेंगे। वो लाइन इतनी ना के बराबर होती है कि पता नहीं लगती। फिर लोग पूछते हैं कि क्या एक बार मेरा लेज़र हो गया तो फिर नंबर कभी आएगा तो नहीं। इसमें यह जानना ज़रूरी है कि लेज़र, अगर मैं आपको यहाँ मॉडल दिखाऊं, और मैंने पहले भी एक बार समझाया था कि जब पावर बढ़ती है तो आँख पीछे से बड़ी होती है और उसकी वजह से आँख में पावर आती है, और ट्रीटमेंट यहाँ पीछे नहीं हो रहा है, यहाँ तो दिमाग पड़ा है। लेज़र हम यहाँ करते हैं कॉर्निया पे, इसका घुमाव ठीक करके इसका फोकस पर्दे पे बनाते हैं। ठीक है, ये तो जितना नंबर होगा उतना हम घुमाव चेंज कर देंगे, लेज़र से नंबर हट जाएगा आज की डेट में, और ये परमानेंट है, ये कभी नंबर हिलेगा नहीं या वापस नहीं आएगा। लेकिन हम ये जो पीछे से बढ़ा था इस पे तो हम कुछ पक्का नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि अब आपकी उम्र इतनी हो गई कि बॉडी में ग्रोथ हार्मोन नहीं है, आपकी हाइट नहीं बढ़ रही, चश्मे का नंबर नहीं बढ़ रहा, चीज़ें स्थिर है, और हम लेज़र से चश्मा उतार रहे हैं। लेकिन कभी ज़िंदगी में 5 साल बाद 10 साल बाद ये सपोज चौथाई नंबर बढ़ गया पीछे से, तो आपके सिस्टम में चौथाई नंबर आ जाएगा। कभी 10 साल बाद आधा नंबर बढ़ गया तो सिस्टम में आधा नंबर आ जाएगा। 19-20 चेंजेस तो नॉर्मल आदमी में भी जाती है। आप कभी चश्मा चेक कराने जाओ तो चश्मा वाला कहता है कि साहब आपका नंबर थोड़ा सा चेंज हो गया, आपका नया पावर दे रहा हूँ आपको। तो वो जो माइनर चेंजेस हैं, जो एज रिलेटेड चेंजेस हैं, वो 19-20 होती हैं, वो इतनी एक्सेप्टेबल होती हैं कि उसके लिए आमतौर पर चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यस, पॉसिबल है बॉडी के अंदर छोटी मोटी चेंजेस आना। अब लोग पूछते हैं कि आप तो कहते हो कि लेसिक 18 साल से ऊपर 20 साल से ऊपर कराते हैं और चश्मा हट जाता है, और एक तरफ से हम ये भी सुनने में आता है कि 40 साल के बाद फिर से चश्मा लग जाता है। तो अब क्या, अगर मेरी उम्र 40 साल है तो मैं चश्मा हटवाऊं कि ना हटवाऊं? अच्छा, इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि 40 साल में होता क्या है। जब यंग बच्चा होता है तो उसके चश्मे की एक ही पावर होती है, वही पावर दूर के लिए भी देखता है, वही उसी पावर से नज़दीक के लिए भी देखता है। लेकिन अगर आप ये मॉडल देखो तो ये कॉर्निया है, आँख के अंदर एक लेंस है, और इस लेंस से फोकस बनता है पीछे पर्दे पे। ये जो लेंस है ये एक फोकसिंग या ऑटो फोकस स्ट्रक्चर है। इसका मतलब जैसे एक ऑटो फोकस कैमरा होता है, दूर से नज़दीक का फोकस चेंज करता है, और मैनुअल कैमरा दूर के लिए फोकस है तो नज़दीक का आउट ऑफ फोकस होता है, और नज़दीक के लिए उसकी पावर बदलनी पड़ती है नज़दीक का फोकस करने के लिए, और वो डिफरेंस दूर और नज़दीक में करीब 2-2.25 की पावर का डिफरेंस होता है। यंग आदमी में तो ये फोकस कर रहा है ऑटोमेटिकली, इसलिए आपको एक ही नंबर है, उसी से दूर का भी दिख जाता है और नज़दीक का भी दिख जाता है। लेकिन 40 या 45 की एज के बाद ये लेंस थोड़ा हार्ड हो जाता है एज के साथ, और ये फोकस नहीं बदल पाता। तो जब वो नज़दीक के लिए पूरा फोकस नहीं बदल पाता तो नज़दीक का एक चश्मा लग जाता है। जैसे मेरा ये चश्मा है,
ये मेरी एज 45 से ऊपर है तो मुझे दूर का साफ दिख रहा है, लेकिन नज़दीक का मुझे चश्मा लगा के पढ़ना पड़ता है। तो यूँ देख रहा हूँ तो मुझे क्लियर दिख रहा है, यूँ देख रहा हूँ धुंधला दिख रहा है, और जब आपको देख रहा हूँ तो मैं चश्मे के ऊपर से देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये नज़दीक का चश्मा लगता है। अब सपोज आपका चश्मे का नंबर -3 या -4 है और हमने आज लेज़र से उतार दिया, आपकी उम्र 18, 20, 25, 30, 35, 40 साल है, तो चश्मा तो दूर का भी हट गया, नज़दीक का भी हट गया। अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आपकी दो पावर होगी, दूर की और नज़दीक की। दूर की पावर हम 0 कर देंगे, जिससे आपका घूमना फिरना देखना सब नॉर्मल हो जाएगा बिना चश्मे के। कभी कुछ बारीक पढ़ना हुआ, जैसे अखबार पढ़ना हुआ, तो उस टाइम आपको थोड़े बहुत चश्मे की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वो कितनी देर, 5% ऑफ योर टोटल देखना, तो उस टाइम कभी लगा भी लिया, लेकिन आप बाकी टाइम तो फ्री हो गए, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बहुत बेटर हो गई। खासतौर पे अगर आपका नंबर और ज़्यादा होता, 4, 5, 6, 7, तो आप चश्मे पे डिपेंडेंट हो। अब 2 सेकंड भी बिना चश्मे के नहीं रह सकते। सुबह उठते हो तो पहला हाथ बिस्तर पे जाता है, मेरा चश्मा कहाँ है, लगाया और फिर चलते हो। सोचो 50 साल की उम्र में आपने आंख खोली, सारा साफ दिख गया और आप चल पड़े, चश्मा उठाने की ज़रूरत ही नहीं। उसका एक अलग ही अंदाज़ है, एक अलग ही मज़ा है। इसलिए एज कोई बार नहीं है। हमने लोगों के 50 साल तक भी, 55 साल तक भी, 60 साल तक भी लोगों का लेसिक किया हुआ है और लोग बहुत खुश हैं। तो उल्टा तो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब मैंने 30 साल चश्मा लगा लिया, अब मैं सोचता हूँ अब चश्मा हटवा दूँ, अब मैं कुछ साल अपने ज़िंदगी के बिना चश्मे के एंजॉय करना चाहता हूँ। अच्छा, अब अगला सवाल, क्या मेरा चश्मा उतर सकता है? एम आई अ कैंडिडेट फॉर लेसिक? वेल, चश्मा आजकल हर आदमी को उतर सकता है, लेकिन कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट या शर्तें हैं। तो सबसे पहली शर्त, चश्मे का नंबर स्थिर होना चाहिए। तो पिछले 1 साल से अगर नंबर स्थिर है, नहीं बदल रहा, तो पहली शर्त पूरी हो जाती है। कभी चौथाई इधर उधर एक्सेप्टेबल है, लेकिन नंबर स्थिर होना चाहिए। दूसरी शर्त, उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। 18 साल इसलिए क्योंकि 18 साल तक बॉडी की हाइट बढ़ती है, बॉडी में ग्रोथ हार्मोन है, और अगर ग्रोथ हार्मोन से हाइट बढ़ सकती है तो उस हार्मोन से आँख के डेले का साइज भी बड़ा हो सकता है, जिससे कि चश्मे का नंबर बढ़ता है। तो हो सकता है किसी आदमी का नंबर स्थिर हो 13 साल की, 14 साल की उम्र में, और फिर 17 साल की उम्र में बढ़ जाए ज़रा सा, तो वो कहेगा कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर आप थे, आप हमें बता देते कब तक आमतौर पर बढ़ता है, तो उसके बाद कराते। तो एक कट ऑफ बना लिया हमने, 18 साल कम से कम और नंबर स्थिर। उसके बाद जब भी स्थिरता मिल जाए, आपकी एलिजिबिलिटी है। आमतौर पे देखा गया है कि जो लो नंबर होते हैं, 2, 3, 4 वाले, वो तो 18 साल की उम्र पे स्थिर हो जाते हैं, लेकिन जो हाई नंबर होते हैं, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 वाले, उसमें कभी कभी स्थिरता आते आते 2-3 साल और लग जाते हैं। तो जब स्थिर हो जाए, आप एलिजिबल हैं। फिर अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आपको कुछ टेस्ट के लिए आना पड़ेगा, देखने के लिए कि आपकी आंख लेसिक के लिए सही है। तो 6-7 टेस्ट होते हैं, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है वो है कि आपकी काली पुतली की मोटाई कितनी है। क्या वो मोटाई लेज़र सपोर्ट करेगी, जो कि अल्ट्रासाउंड, कॉर्नियल स्कैनिंग, पेंटाकैम, इन सब टेस्टों से पता लगती है। तो अगर मोटाई भी ठीक है और आँख में कोई और बीमारी नहीं है, तो आपका चश्मे का नंबर लेज़र से हटाया जा सकता है। एक आजकल नया वर्ड आ गया है, लेज़र ब्लेडलेस, लेज़र ब्लेडलेस एंड फ्लैपलेस। मतलब एक तो ब्लेडलेस जिसमें ब्लेड नहीं लगता, और एक फ्लैपलेस जिसमें ऊपर की लेयर या परत नहीं उठती। तो फ्लैपलेस टेक्निक
का जो नाम है वो अक्सर एक टेक्निक से जोड़ा जाता है जिसको हम कहते हैं स्माइल टेक्निक। लेकिन जो स्माइल टेक्निक है वो भी कॉर्निया को कट कर रही है, और वो दो लेयर में कट कर रही है, एक ऊपर की परत एक नीचे की परत, और फिर एक पॉकेट बना के उस परत को बाहर निकाल देते हैं। तो फ्लैप तो उसमें भी बनता है। जो सही मायने में फ्लैपलेस है उसको हम कहते हैं सरफेस एब्लेशन, जिसमें हमने कोई परत उठाई नहीं, सर ऊपर से ही कॉर्निया की घिसाई करके तराश के उसकी शेप बदल दी। तो वो एएसए या सुप्रालेसिक या नो टच लेसिक, टचलेस लेसिक, ये जो है ना, ये टेक्निक्स हैं वाकई में फ्लैपलेस। बाकी लेसिक, ब्लेडलेस लेसिक, स्माइल, कॉन्टूरा लेसिक, ये सब में एक किस्म का फ्लैप है। किसी का फ्लैप का हिंज छोटा, किसी का फ्लैप का हिंज बड़ा, बस इतना ही फर्क है। एक और टेक्निक के बारे में सोचना है जो कि टोटली फ्लैपलेस है, वो है आईसीएल, या आंख के अंदर हम लेंस डाल देते हैं। तो उसमें तो कॉर्निया को छूना ही नहीं। तो अगर कॉर्निया को छूना ही नहीं तो फ्लैप का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ट्रू फ्लैपलेस आईसीएल है, ट्रू फ्लैपलेस सरफेस एब्लेशन है। अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें लेसिक कराना है तो मुझे कितना वक्त चाहिए, मुझे कितने दिन की छुट्टी लेने की ज़रूरत है। तो हम ये बता दें कि हालांकि लेज़र 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर है, लेकिन एक अच्छा प्रोटोकॉल या एक अच्छा तरीका लेज़र कराने का हम ये मानते हैं कि आप एक दिन आओ और अपने आइज़ के सारे टेस्ट कराओ, जिसमें 6-7 टेस्ट होते हैं, जिसमें पुतली फैला के चेक करते हैं, रेटिनोस्कोपी करते हैं, ड्राई आई टेस्टिंग करते हैं, कॉर्नियल स्कैनिंग करते हैं, रेटिना टेस्ट करते हैं, कॉर्नियल थिकनेस देखते हैं, और ऐसे 6-7 टेस्ट होते हैं। अगर वो सारे टेस्ट क्लियर हैं तो हम कहते हैं कि आप एलिजिबल हो और लेज़र आपका सेफली हो सकता है। फिर हम एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालते हैं, जो हम कहते हैं 6-7 बारी डालनी होती है। तो वो उस दिन आप एंटीबायोटिक ड्रॉप शुरू कर दो और अगले दिन आके अपना लेज़र करा लो। और फिर उससे अगले दिन हम जब सब कुछ सेटल हो जाता है, रोशनी बिल्कुल क्लियर हो जाती है, आप सुबह उठते हो, आँख खोलते हो तो आपको सारी दुनिया इतनी बढ़िया नज़र आती है, दूर से घड़ी की नीडल चलती हुई दिखाई देती है, तो आपको एक ज़िंदगी का अलग ही मज़ा आ जाता है। और फिर आप आए हमारे क्लिनिक में, आपने दिखाया, हमने भी चेक कर लिया, सारी विजन नॉर्मल है, अब आप फ्री हो, आप जा सकते हो। तो टेक्निकली एक दिन चेकिंग के लिए, एक दिन लेज़र, और अगले दिन सुबह सुबह आके एक फाइनल चेक। तो ये 2-2.5 दिन का प्रोसीजर है। अब इस प्रोसीजर को हम छोटा कर सकते हैं। किसी को थोड़ी जल्दी है तो सुबह आया, चेकिंग कराई और एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डाली और शाम को लेज़र कर दिया, और अगले दिन सुबह दिखा के चले जाए तो लगभग 24 घंटे के अंदर सारा काम हो गया। और फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आज मैंने लेज़र करा लिया, क्या मैं वापस शहर छोड़ के जा सकता हूँ? तो हाँ, आप लेज़र करा के अगले दिन दिखा के आप जा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं कि आँख को रब नहीं करना, थोड़ी गंदगी गुंदगी से बचाओ, काला चश्मा लगा के रख लो। और फिर क्वेश्चन आता है कि अब मैं अपना काम कब ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं कंप्यूटर्स पे कब काम कर सकता हूँ? तो हम ये कहते हैं कि आप 2 या 3 दिन के बाद आप अपने रूटीन काम कर सकते हैं, ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन कभी कभी नए सिस्टम जब बनता है लेज़र के बाद, जब हम चश्मा उतारते हैं, तो कभी कभी कंप्यूटर पे काम करने पे थोड़ा स्ट्रेन पड़ता है और आंखें थकने से ऐसी फीलिंग होती है। तो हम कहते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लगभग 1 हफ्ते में कवर हो जाती हैं। तो अगर कोई कहे जी क्लियर बताओ कितने दिन की छुट्टी, तो हम कहते हैं मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ता। 1 हफ्ते के बाद आप जो चाहो करो। अच्छा, फिर कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब लेज़र के दौरान क्या क्या होता है, थोड़ा सा हमें बता तो दो, जिससे हम थोड़ा प्रिपेयर्ड रहें कि अब ये होने वाला है। क्या हमें दर्द होगा, नहीं होगा, जब आप फ्लैप उठाओगे तो कैसा फील होगा? तो
थोड़ी सी हम जब भी लेज़र करते हैं तो हम एक इंस्ट्रक्शन शीट होती है वो पेशेंट को दे देते हैं, हिंदी में और इंग्लिश में होती है, वो पढ़ लो कि लेज़र के दौरान ये होता है। लेकिन थोड़ी सी मैं जानकारी आपको अभी दे देता हूँ। लेज़र करने के लिए कोई आँख को में इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता सुन करने का। हम सिर्फ आई में ड्रॉप्स डालते हैं सुन करने की, उससे आँख सुन हो जाती है। फिर हम एक इंस्ट्रूमेंट से हम दोनों पलकें खोल लेते हैं, क्योंकि कईयों का डर होता है कि अगर मैं लेज़र करते टाइम मेरी आँख ब्लिंक कर गई तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। वेल, ब्लिंक करने का मतलब ही नहीं, इंस्ट्रूमेंट से खुली होती है और जब हम आपको लिटाते हैं टेबल पे, कहते हैं आप एक ग्रीन लाइट पे देखो जो ब्लिंक कर रही है, वो आपकी फिक्सेशन लाइट है, आपको उस लाइट की तरफ देखना है, बस आपका इतना ही काम है। फिर हम सुन करने के बाद लेज़र करते हैं एक आंख में, फिर साथ के साथ ही दूसरी आंख में। इस सारे प्रोसेस में करीब 15 मिनट लगते हैं और 15 मिनट में आप बाहर आ जाते हो। इसमें कोई पट्टी नहीं होती। बाहर आके हम एक काला चश्मा दे देते हैं, टिश्यू से थोड़ा सा जो पानी या कोई दवाइयाँ हैं वो साफ़ कर देते हैं और आप चलते हुए घर चले जाते हो। एक और जो सवाल आता है इसी की कंटिन्यूएशन में कि हमारा लेज़र चल रहा है लेकिन डॉक्टर साहब मेरे लेज़र के टाइम पे आँख हिल गई तो क्या होगा? वेल, उसकी भी कोई फिक्र की बात नहीं होती। आजकल सब लेज़र्स में एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है कि एक पॉइंट पे लेज़र चल रहा है और आप जब हरी लाइट पे देख रहे हो तो वो लेज़र आँख को ट्रैक कर रहा है और थोड़ी सी मूवमेंट के हिसाब से लेज़र भी अपने आप को मूव कर रहा है। और बाई चांस आपकी आँख झटके से ज़्यादा ज़ोर से मूव कर गई तो वो ट्रैकर देखेगा कि हमें वो आँख की ट्रैकिंग नहीं हो रही, तो लेज़र वहीं रुक जाएगा। फिर जब आपकी आँख वापस पोजीशन पे आएगी तो मशीन उसको डिटेक्ट करेगी और फिर जब आप लेज़र को फिर से बटन दबा के स्टार्ट करोगे तो उसी पॉइंट से लेज़र फिर चलने लग जाएगा। सो मूवमेंट से आज की डेट में हमें कोई परेशानी नहीं है। तो लेज़र आप कहते हो एक ऑपरेशन है, हर ऑपरेशन में हर आदमी उम्मीद करता है कि दर्द तो होगा ही, नहीं तो ऑपरेशन कैसे होगा। तो क्या लेज़र टेक्निक में कोई दर्द होता है? आप खास तौर पे जब कहते हो कि आप एक फ्लैप उठाते हो तो कुछ तो कट कर रहे हो ना, और वो भी आँख जैसी डेलिकेट या सेंसिटिव चीज़ में जिसमें एक छोटा सा कण भी गिरता है धूल का तो इतनी इरिटेशन होती है। तो क्या लेज़र प्रोसेस में मुझे कोई दर्द या तकलीफ़ होगी? वेल, मैं आपको बता दूं कि लेज़र बिल्कुल पेनलेस टेक्निक है। एक ड्रॉप आती है जिसको हम कहते हैं पैराकिन आई ड्रॉप। उसको जब हम ड्रॉप्स आँख में डालते हैं उससे आँख बिल्कुल सुन हो जाती है, नम हो जाती है। उसके बाद कोई फीलिंग नहीं रहती। फिर हम अपना लेज़र करते हैं, पेशेंट को कुछ नहीं पता लगता। लेज़र हुआ, फ्लैप उठाया, लेज़र किया, फ्लैप वापस रखा और आदमी बाहर चला गया। ये सुन का असर रहता है करीब 15-20 मिनट। अब जब सुन का असर हटता है तो क्या तब दर्द होगा? वेल, तब भी दर्द नहीं होता। लेकिन हाँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हमने काम किया आँख के ऊपर, तो थोड़ी बहुत खटक, हल्का बहुत थोड़ा बहुत पानी की टेंडेंसी, दर्द नहीं होता। इसलिए हम लेज़र के बाद कोई पेन किलर नहीं देते। एक गोली हम तभी दे देते हैं लेज़र करने के बाद कि भाई कोई सेंसिटिव है, उसको कह रहा मुझे दर्द हो रहा है, चलो दर्द की गोली खा लो। लेकिन रूटीन प्रिस्क्रिप्शन में हमारी कोई पेन किलर होती ही नहीं। तो क्या अब मेरा लेज़र हो गया तो अब मुझे मेरा चश्मा बिल्कुल हट जाएगा, अब मेरे को ज़िंदगी में कभी चश्मा नहीं लगेगा? वेल, ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में कभी नहीं लगेगा। हाँ, आज की डेट में जितना नंबर था वो ज़ीरो हो जाएगा। और हम आपके लिए हम भी प्रे करते हैं, हम भी चाहते हैं कि आपका फिर से चश्मा ना आए। उसके लिए हम ये कहते हैं कि जो काली पुतली है कॉर्निया जिसमें हम लेज़र कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट परमानेंट है, वो सारी ज़िंदगी नहीं हटेगा अपनी जगह से। लेकिन प्रॉब्लम तो काली पुतली पे नहीं थी, प्रॉब्लम तो पीछे पर्दे में थी, वहाँ से नंबर बड़ा था क्योंकि आँख का साइज़ बड़ा हो गया था। हम उम्मीद करते हैं कि अब आपका नंबर स्थिर है, अब साइज़ और नहीं बढ़ रहा और फिर से नंबर आने के चांसेस ना के बराबर हैं। लेकिन ह्यूमन सिस्टम में वेरिएशंस हमेशा होती हैं, कुछ 100% नहीं होता। तो किसी
2-3% लोगों के 19-20 वेरिएशन हो सकती है और नंबर ज़िंदगी में आ भी सकता है। छोटे मोटे नंबर के लिए या आधा नंबर पौना नंबर तक तो चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं महसूस होती, उससे ज़्यादा कई बारी महसूस होती भी है, वो बेशक 5 साल में हो या 10 साल में हो या 15 साल में हो। अक्सर आपके पास एक ऑप्शन हम कहते हैं और है फाइन ट्यूनिंग का या लेज़र एनहांसमेंट का, जिसमें थोड़ा बहुत नंबर अगर बचा हो तो उसको भी हटा सकते हो। बार बार हम आँख को छेड़ना नहीं चाहते, लेकिन एक ऑप्शन हम आपको ज़रूर दे देते हैं कि कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा लेज़र और करा सकते हो। हाँ, तो आपके पास एक तरीके से सारे ऑप्शन ओपन है। आप एक बारी लेज़र रिपीट भी करा सकते हो, आप कभी ज़रूरत हो तो चश्मा भी पहन सकते हो, कभी ज़रूरत हो तो कॉन्टैक्ट लेंस भी पहन सकते हो। तो जो ऑप्शंस आपके पास लेज़र कराने से पहले थे, वो सारे ऑप्शंस लेज़र कराने के बाद भी हैं उन 1-2% लोगों के लिए जिनके हल्का बहुत नंबर ज़िंदगी में कभी आ जाता है। बाकी 98% लोगों का नंबर परमानेंटली हट जाता है। तो अब लेज़र हो गया, अब कितने टाइम तक मुझे दवाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा? हम एक एंटीबायोटिक की गोली देते हैं सुबह शाम 3 दिन, वो तो 3 दिन में ख़त्म हो गई। फिर हम एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं आइज़ में डालने के लिए, वो हम देते हैं 1 हफ्ते के लिए, वो ख़त्म हो गई। फिर हम थोड़ा सा लेज़र कंफर्टेबल रहे उसके लिए हम एक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप देते हैं, क्योंकि हर लेज़र ऑपरेशन के बाद थोड़ा बहुत ड्राइनेस ज़रूर आती है। क्यों ड्राइनेस आती है? क्योंकि जब हम लेज़र करते हैं तो जो कॉर्निया है, काली पुतली, इसमें नर्व्स होती हैं। जब हम थोड़ा टिश्यू रिमूव करते हैं तो वो नर्व एंडिंग्स भी उसके साथ हट जाती हैं, तो ड्राइनेस आ जाती है आँख के अंदर। फिर नेचर जब हीलिंग करती है तो नर्व एंडिंग्स वापस आ जाती हैं। अगर एक स्किन छिल जाएगी तो जब वापस आएगी तो उसकी नर्व्स भी वापस आ जाएंगी। ये नर्व्स को वापस आने में लगभग 3 से 6 महीने लगते हैं। तो 3 महीने तो हम मान के चलते हैं कि ड्राइनेस तो आएगी, और उसके लिए लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आपको 3 महीने के लिए तो देते ही देते हैं, जो आप दिन में 4 बार ही डालोगे। ड्राइनेस है या नहीं है, वो ड्रॉप्स तो 3 महीने डालनी है। 3 महीने के बाद हम कहते हैं सब बंद कर दो, आप कंफर्टेबल हो गए, भूल जाओ आपका लेसिक हुआ था। 2-3% लोग ऐसे होते हैं जिनकी नर्व्स पूरी रीजनरेट नहीं करती, 3 महीने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, उनकी ड्राइनेस कभी थोड़ा सा और परसिस्ट कर जाती है। तो हम कहते हैं ठीक है, आप ये जो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स है 1-2 महीने और डाल लो। कई लोग लेज़र शादी के पर्पज से कराते हैं और इनफैक्ट बहुत टाइम से प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार जब शादी बिल्कुल सिर पे आ जाती है तब भगदड़ मचती है कि लेज़र करा लो। तो उनके माइंड में ये होता है कि अब अगर लड़की लेज़र करा रही है तो वो मेकअप लेज़र के कब कर सकती है, क्योंकि शादी की डेट पास आती जा रही है। हम ये कहते हैं कि क्योंकि हमने आँख पे एक छोटा सा ऑपरेशन किया और आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो उस एरिया को प्रॉपर हील होने में 1 हफ्ता लगता है, और हम कहते हैं आप 2 हफ्ते का मार्जिन ले लो, 2 हफ्ते निकल जाने दो, उसके बाद आपने जो मेकअप करना है कर लो, हमें उससे कोई परेशानी नहीं। सिर्फ परेशानी ये है कि शादी की तैयारी में कई बारी फेशियल भी होता है और लिड मसाज भी करना पड़ता है। तब हम कहते हैं आप इस मसाज वाला पॉइंट है जिसमें बहुत ज़ोर से रबिंग होती है, उसको अवॉइड कर लो। बाकी आपने फेशियल करना है, मेकअप करना है, और वो हेयर रिमूव करनी है, थ्रेडिंग करनी है, जो करना है आप 2 हफ्ते के बाद आराम से कर सकते हो। अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर मैं कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहा हूँ और बहुत टाइम से लगा रहा हूँ, तो मैंने सुना है कि लेज़र कराने से पहले कॉन्टैक्ट लेंस हटाने पड़ते हैं, और अगर तो कितने दिन पहले हटाने पड़ते हैं। हम लोग कहते हैं कि आइडियली कॉन्टैक्ट लेंस कम से कम 3 दिन पहले हटने चाहिए। उससे पहले जितना ज़्यादा पीरियड दे सको उतना बेटर। हम लोग टेस्ट करते हैं कॉर्नियल सरफेस को टोपोग्राफी से, और उससे कॉर्नियल सरफेस देख लेते हैं। अगर वो हेल्दी है तो हमारे लिए 3 दिन भी बहुत है, और अगर बाई चांस 1-2% में हमें हेल्दी नहीं लगी तो हम कहते हैं ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस बंद कर दो, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालो, और 2 हफ्ते के बाद एक बार फिर दिखा दो, सरफेस हेल्दी हो गई
तो फिर हम उसके बाद फिर लेज़र कर देते हैं। और एक सबसे बढ़िया सवाल, जब कोई लेज़र कराने डॉक्टर के पास जाता है तो अक्सर देखता है कि डॉक्टर के भी चश्मा लगा है, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब तो आपने लेज़र क्यों नहीं कराया? अगर आप कहते हो लेज़र इतनी बढ़िया टेक्निक है, मेनली है, तो आपने खुद क्यों नहीं लेज़र कराया? वेल, ज़रूरी नहीं कि हर डॉक्टर लेज़र कराना चाहेगा, वो उसकी चॉइस है। कईयों को चश्मा उतरवाने का शौक़ है, कईयों को चश्मा उतरवाने का शौक़ नहीं है। और अगर शौक़ नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि उसको करना ही करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जब लोग चश्मा पहनते हैं और कॉन्टैक्ट लेंस आ गया, तो ये थोड़ा कि हर आदमी ने कॉन्टैक्ट लेंस लगा लिया क्योंकि अब कॉन्टैक्ट लेंस आ गया। कईयों को नहीं था कॉन्टैक्ट लेंस लगाना तो चश्मा लगाते रहे। अब टाइपराइटर था, कंप्यूटर आ गया, लेकिन जो टाइपराइटर यूज़ कर रहे थे वो कर रहे थे अपना टाइपराइटर यूज़। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा ही कन्वर्ट कर गया, लेकिन ऐसा ऐसा लोग कन्वर्ट कर गए। तो ये एक सर्जिकल प्रोसेस है। कईयों को ज़रूरत है कॉस्मेटिक करेक्शन की, कईयों को नहीं है। वेल, ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स लेज़र नहीं कराते। मैंने खुद कम से कम नहीं तो 300-400 डॉक्टर्स का लेज़र ऑपरेशन किया हुआ है, जिसमें कम से कम 20 आई स्पेशलिस्ट हैं जिनका लेज़र किया हुआ है, और कम से कम 40-50 आई स्पेशलिस्ट के बच्चे हैं जिनका लेज़र किया हुआ है। सो जिसको ज़रूरत है वो कराता है। लेज़र में तो सबको कॉन्फिडेंस है ही। अब कई लोग ये पूछते हैं कि अगर मेरा लेसिक हो गया तो अब मुझे कितनी बारी आना पड़ेगा यहाँ पे वापस दिखाने के लिए? तो हम कहते हैं कि लेज़र के बाद एक नेक्स्ट डे का फॉलोअप तो बहुत मस्ट है। वो तो दिखाना है, क्योंकि पहले 24 घंटे में हमें पता लगता है कि हमारी पोजीशन क्या निकली, रिजल्ट क्या निकला, आँख की कंडीशन क्या है। फिर हम कहते हैं कि 1-2 हफ्ते के बाद दिखा देना, ये कंफर्म करने के लिए हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जो उसी सिटी में रहता है, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो जो दिल्ली में रहते हैं वो तो 2 हफ्ते के बाद आ जाते हैं, लेकिन जो दिल्ली से बाहर रहते हैं उनको कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि हम 2 हफ्ते के बाद फिर से सिर्फ दिखाने आएंगे, तो हम उस वाले फॉलोअप को ओमिट भी कर देते हैं या कह देते हैं कि आप वहाँ पे अपने किसी लोकल डॉक्टर को दिखा देना अगर कोई परेशानी हो, या कोई परेशानी हो तो हमें फ़ोन करके पूछ लेना, या अगर परेशानी आपको वाकई कुछ लग रही है तो फिर आके दिखा देना, जो कि बहुत ही रेयर है, कभी किसी को ऐसी खास ज़रूरत तो पड़ी नहीं। हाँ, ये हम ज़रूर कहते हैं कि जिनके नंबर हाई हैं और जिनके रेटिना में कोई होल है, उनको हम एडवाइस करते हैं कि प्रिवेंटिव चेकअप साल में एक बारी रेटिना स्पेशलिस्ट से बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लेज़र में तो कोई परेशानी आएगी नहीं, लेकिन रेटिना में हाई नंबर वालों को कभी भी ज़िंदगी में परेशानी आ सकती है, जिसका लेसिक से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। हमने ये भी देखा है कि जब नंबर्स हाई होते हैं और हम लेसिक की स्क्रीनिंग करते हैं और रेटिना स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं, तो कभी कभी रेटिना स्पेशलिस्ट कहता है कि आपका आंख बड़ी होने से पर्दे में खिंचाव आ गया है और कुछ वीक पॉइंट्स आ गए हैं, जिसको हम कहते हैं लैटिस या छेक आ गया। वो छेक साइलेंट छेक होता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है फ्यूचर के लिए, क्योंकि वहाँ से पर्दा फट सकता है। तो हम कहते हैं कि आप लेसिक कराओ या ना कराओ, इस छेक को तो किरणों से पहले बंद करा लो। इस किरणों में आंख को छूना नहीं होता, बस दूर से थोड़ी सी किरणें लगाते हैं और वो छेक करीब 1 हफ्ते में बंद हो जाता है। तो हम कहते हैं लेज़र से छेक बंद करा लो और उसके बाद 2 हफ्ते का टाइम दे दो, वो छेक प्रॉपर्ली सील हो जाए, फिर आप अपना लेज़र करा लो। लेज़र जो पर्दे का है छेक बंद करने का, कभी कभी वो हम कहते हैं कि आप बाद में भी करा सकते हो, और लेज़र आप पहले करा लो, क्योंकि दोनों चीज़ें लिंक नहीं हैं। लेकिन हम पहले इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि एक बारी लेज़र हो गया और आदमी फ्री हो गया तो उसको उसकी इतनी इम्पोर्टेंस पता नहीं लगती, वो अपने रूटीन चीज़ों में खो जाता है, और फिर आज ये काम है, आज वो काम है, इसका प्रेशर है, रोज़मर्रा की प्रॉब्लम से जूझते जूझते उसके दिमाग से स्लिप कर जाता है कि एक पर्दे में भी छेद था जिसको ठीक कराना है, और एक दिन कभी झटका लगता है और फिर वो कहता है ओहो डॉक्टर साहब बस टाइम ही नहीं मिला। इसलिए हम सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चाहते हैं कि आप पहले रेटिना होल को लेज़र से पक्का कर लो और 2 हफ्ते बाद लेसिक करा लो, या अगर आप
आपके पास टाइम शॉर्ट है तो पहले लेसिक करा लो, 3-4 दिन के बाद आप रेटिना होल करा के फिर आप अपनी जगह पे वापस चले आओ। तो फिर एक स्थिति और पैदा होती है कि अभी तक कभी चश्मे का नंबर नहीं था, 40 साल तक चश्मे का नंबर नहीं था, 45 साल पे अब नज़दीक का चश्मा आ गया। जैसे मेरा नज़दीक का चश्मा आ गया, ये मेरा नज़दीक का चश्मा है। मैं अभी तक दूर का चश्मा नहीं लगाता, लेकिन नज़दीक का पढ़ने का लगाता हूँ। तो है तो चश्मा ही ना। तो लोग पूछते हैं क्या ये चश्मा लेज़र से हट सकता है? वेल, टेक्निक्स बनी हैं जिसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिक लेसिक, लेकिन ये टेक्निक बहुत कारगर नहीं साबित हुई। बहुतों ने किया, कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ, कुछ लोगों का लेज़र के बाद फिर वापस वही पोजीशन आ गई जैसे पहले थी। तो ऐसा पक्का नहीं है कि आप लेज़र करो तो आपको हमेशा के लिए एडवांटेज होगा। तो एक टाइम पे तो बहुत बीच में पॉपुलर हुई, लेकिन वो उसका ग्राफ वैसे ही नीचे आ गया। मैं पर्सनली इस टेक्निक में बिलीव नहीं करता। लेज़र हो गया, अब उसके बाद इमीडिएटली बाद मुझे क्या करना है और मुझे क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती है। सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं। पहली चीज़ तो जैसे लेज़र होता है तो एकदम रोशनी क्लियर नहीं होती। कई बार लोग टेबल से उठते हैं, देखते हैं अरे डॉक्टर साहब मुझे तो अभी क्लियर नहीं दिख रहा। वेल, हल्का सा धुंधलापन रहता है, आधे घंटे में विजन क्लियर होनी शुरू हो जाती है और क्लियर होती जाती है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप उठते हो और आँख खोलते हो तो एक वाव इफेक्ट आता है कि अरे अब मुझे सब दिखाई दे रहा है। सो इमीडिएटली विजन क्लियर नहीं होती, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम ये कहते हैं कि भाई लेज़र में क्योंकि एक फ्लैप उठाते हैं और फ्लैप को वापस रखते हैं और वो नेचुरली चिपक जाता है, लेकिन उसमें इतनी अभी शक्ति नहीं आती कि वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। इसलिए हमें बेसिक प्रिकॉशन लेनी होती है कि आँख को रब नहीं करना, खासतौर पर पहले 24 घंटे। और अगर थोड़ा सा पानी आ जाए तो आप टिश्यू लो, उस पानी को साइड से पोंछ के टिश्यू फेंक दो। बार बार उसी टिश्यू को आँख में टच नहीं करना, नहीं तो उससे इन्फेक्शन अंदर जाने की चांसेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक काला चश्मा दे देते हैं। अब लोग एज्यूम करते हैं कि काला चश्मा इसलिए है कि धूप से बचाव के लिए। नहीं, ये धूप से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। काला चश्मा एक बैरियर है कि हाथ हल्की सी खुजली या खटक हुई तो रिफ्लेक्स हमारा हाथ फट से आँख की तरफ जाता है और मल देता है, हमें ख्याल भी नहीं आता। अब अगर खुजली या खटक हुई और हाथ जाएगा तो चश्मे को टच करेगा तो एकदम ख्याल आएगा अरे मुझे आँख को टच नहीं करना। तो बस ये सिर्फ बैरियर है और इसका काम करीब 3-4 दिन रहता है, उसके बाद हमें इस काले चश्मे की भी ज़रूरत नहीं। काला चश्मा ऑफकोर्स थोड़ा बहुत डस्ट से भी बचाता है। तो ये 2 फंक्शन है काले चश्मे के, धूप की लाइट से या कमरे की लाइट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये होता है कि कई लोग ड्राइव करके आते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है हमारा लेज़र हो गया, हम ड्राइव करके चले हैं, हमें दिखाई देगा। वेल, जा सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बताया अभी आपकी रोशनी बहुत क्लियर नहीं है। तो इट इज़ ऑल हमेशा ये बेटर रहता है कि आपके साथ कोई और हो जो गाड़ी ड्राइव करके ले जाए। और रास्ते में भी कोशिश करो कि धूल मट्टी हवा आँख को सीधा हिट ना करे। तो अगर आप कार में हो तो शीशे ऊपर करके चला लो, और अगर आप स्कूटर में जा रहे हो तो कोशिश करो रास्ते में आँख बंद करके जाते रहो। घर पहुंच जाओ, आँख खोल के अपने घर में घुस जाओ।